नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। 4 बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे आगामी चुनाव की, जहां उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के बाद मायावती की पार्टी बीएसपी अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे भोपाल की, जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने जा रही है। तीसरी खबर में बात करेंगे पेंड्रा की, जहां छत्तीसगढ़ में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है और सभी पार्टी चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार है। चौथी और आखिरी खबर में चर्चा करेंगे सहारनपुर की, जहां नगर से विधायक एवं पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने समाजवादी पार्टी छोड़कर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के बाद मायावती की पार्टी बीएसपी अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बता दें, हाल ही में बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में भी गठबंधन का ऐलान किया है। अब मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश का मुकाबला भी त्रिकोणीय हो सकता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने वाली है। दरअसल कांग्रेस के साथ गठबंधन के दौरान सपा ने मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, जिसे कांग्रेस ने मान लिया था। अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी मध्य प्रदेश में किस्मत आजमाने की तैयारी में है। पार्टी सुप्रीमो मायावती राज्य के पदाधिकारियों से चर्चा कर रही हैं और उन्होंने पदाधिकारियों से मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी है। इन उम्मीदवारों पर विचार विमर्श करने के बाद एक सप्ताह के अंदर ही बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। वैसे मध्य प्रदेश में चुनावी जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला होती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बसपा की एंट्री से दोनों ही पार्टियों के लिए वोट में कटौती होने का खतरा बढ़ गया है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे रमेश जी का। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आर में आपका। रमेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मुझे आपकी जी। बात करें मायावती की सरकार की, तो देखिए यहाँ पर अब कहीं ना कहीं एंट्री मध्य प्रदेश में बसपा की भी होती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब देखें तो कांग्रेस, इनके आने से कांग्रेस ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आएगी, और अगर कमजोर होती हुई नजर आएगी तो इसकी किस तरह से कांग्रेस पार्टी भरपाई करेगी? देखिए, मोटे तौर पर कांग्रेस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय जो स्थिति मध्य प्रदेश में बन रही है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही बन रही है। या मान लीजिए विपक्ष के गठबंधन के कारण जो एक आध सीट छोड़ी तो वहां पर ही संघर्ष होगा। मैं समझता हूँ, मान करके चलिए कि सारे निर्दलीय और अन्य को मिला करके गठबंधन के अलावा मुश्किल से 10% वोट ही इधर उधर जाएंगे। बहुत ज्यादा फर्क बसपा के उम्मीदवारों का विपक्ष को नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर रमेश जी, अगर बात करें तो 29 सीटों में से कहीं ना कहीं कई सीटें ऐसी हैं जो एसटी के उसमें आती हैं। अब ऐसे में बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी? बीजेपी का प्लान आखिर क्या होगा फिर इन सीटों को? देखिए, इस समय अगर आप देखें तो इस समय भाजपा का ग्राफ सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो राष्ट्र भाव और सांस्कृतिक भाव है, जो भाव अगर आप 2019 में दोनों के बीच में टिकटों को अगर देख लें तो 2019 में भी लगभग 89% वोट भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच में गया हुआ था। तो इस बार भी इसमें कोई बहुत फर्क नहीं आने वाला। वो एक समय चला गया काशीराम जी के समय, जब एससी वोटों पर उनका बड़ा प्रभाव था। वो विशेषकर रीवा में, सतना में, भिंड में उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा था, और एक बार रीवा और एक बार सतना सीट भी बसपा जीत चुकी है। लेकिन अब वो स्थिति बहुत अलग हो गई है। अब मुझे नहीं लग रहा कि जो एससी सीटों पर भी बहुत ज्यादा, वो जैसे भिंड की सीट एससी की सीट है, तो हो सकता है वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा करें, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसकी इस बार संभावना कम है। मान करके चलिए कि बीएसपी अगर गठबंधन से बाहर कैंडिडेट खड़ा करती है तो मुश्किल से उनको 3 या 4%, हद से 5% ही वोट पूरे मध्य प्रदेश में मिलेंगे। 5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसा मेरा अनुमान है टोटल मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। रमेश जी, अगर बात करें जैसे कि इंडिया गठबंधन की और बसपा की, कहीं ना कहीं ये एक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में साफ रास्ता भी नजर आ सकता है बसपा के लिए?
गठबंधन उनका हो जाता है, इंडी गठबंधन होता है, जी। और उसमें अगर एक आध सीट कांग्रेस उनको छोड़ देती है, जैसे समाजवादी पार्टी, तो वहां पर थोड़ी सी टक्कर होने की संभावना दिख रही है। अगर उनको गठबंधन में सीट बसपा को मिलती है कांग्रेस से, तो थोड़ी सी टक्कर होने की संभावना मिलती है। मध्य प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष कम से कम लोकसभा में किसी सीट पर होगा, इसकी संभावना कम है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब आपको बता दें कि बसपा की एंट्री कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में होगी, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो है वो 29 सीट मध्य प्रदेश की जो है उस पर फोकस करती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने जा रही है। मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया है। इनमें से 11 सीटों पर सिंगल नाम है, जबकि 14 सीटों पर 2-2 नामों का पैनल है। 3 सीट ऐसी है जहां 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। भोपाल और इंदौर के मामले में पैनल जरूर तैयार किया गया है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ा गया है। तक नहीं रहती। हम तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं उसके कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहती, आम जनता तक नहीं रहती। हम तो चाहते हैं कि वो रथ भेजें, लोग उस रथों पे पूछेंगे कि हमें इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, हमें उस योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। और मोहन कैबिनेट तो ये बताए कि जो उन्होंने मोदी की गारंटियों की बात की थी, 2700 रुपए गेहूं का मूल्य देने की बात की थी, लाडली बहनाओं को 3000 रुपए 450 रुपए का सिलेंडर देने की बात की थी, उन योजनाओं का क्या हुआ, उस संकल्प का क्या हुआ? सबसे पहला जवाब तो ये चाहिए। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए कृष्णा शर्मा का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, यहाँ पर मंथन नामों को लेकर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक सीट जो छिंदवाड़ा की है वो तो लगभग तय मानी जा रही है कि उस पर कहीं ना कहीं नकुल नाथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो अब ऐसे में 28 सीट जो बचती है उन पर किस तरह से मंथन किया जा रहा है? कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, वापस रुक करेंगे, सहयोगियों को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने जा रही है। मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, कृष्णा का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कृष्णा, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? खजूर की सीट सपा को दी गई है जी। कृष्णा, आप अपनी बात पूरी कीजिए अगर आपने मेरा प्रश्न सुना हो तो। बिल्कुल पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल कृष्णा। देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटों में 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी जी। और चलिए, वापस रुक करेंगे। सहयोगी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और न्यूज आवर के सभी दर्शकों को सहयोगी की आवाज भी शायद नहीं पहुंच पा रही है। वापस रुक करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने जा रही है। मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का पैनल जो है वो बना दिया है और ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति को भी सौंप दिया गया है। इसमें 11 सीटों पर सिंगल नाम है, जबकि 14 सीटों पर 2-2 नामों का पैनल है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। भोपाल और इंदौर के मामले में पैनल जरूर तैयार किया गया है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ा गया है। तो फिलहाल अंतिम निर्णय क्या होगा ये चुनाव समिति तय करेगी, लेकिन अभी नामों की लिस्ट आना बाकी है और ऐसे में उम्मीदवारों के नामों पर यहां पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी कृष्णा का रुख करेंगे। कृष्णा, यहां पर देखें तो जो एक सीट है कांग्रेस की 29 में से, वो तो कहीं ना कहीं तय है छिंदवाड़ा की कि उस पर कहीं ना कहीं उम्मीदवार नकुल नाथ होंगे उस सीट पर। तो अब ऐसे में जो 28 सीटों पर मंथन किया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दावा भी कर रही है कई सीटें जीतने का, इसको कैसे देखें? देखिए, 28 सीटों पर नाम कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया है, क्योंकि 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और एक सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी।
छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम फाइनल है, वहीं सीधी से कमलेश्वर पटेल का नाम फाइनल है। 2 नाम फाइनल हो गए हैं। 11 सीटों पर सिंगल नाम तय हो गए हैं। 14 सीटों पर 2 नामों का पैनल भेजा गया है और 2 सीटों पर भोपाल इंदौर में 3 नामों का पैनल भेजा गया है। आज शाम को जब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी और उसमें मध्य प्रदेश से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित जीतू पटवारी शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी ने 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, उसी प्रकार अब कांग्रेस के पास ये चैलेंज है कि उनका तोड़ निकाले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, अब जातिगत आधार पर कांग्रेस चुनाव करेगी कि किन जातियों की संख्या किस लोकसभा में अधिक है। और अब कांग्रेस 1 से 2 दिन में निश्चित रूप से 15 से 20 सीटों पर नाम घोषणा कर सकती है। तो कांग्रेस के पास बहुत ही अच्छा मौका है कि इस बार मैन टू मैन मार्किंग करके और प्रत्याशी घोषित करे। हालांकि विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है और उसके कारण कांग्रेस निश्चित रूप से फूंक फूंक कर कदम रखेगी, लेकिन जो सूत्रों का दावा है कि बड़े चेहरों को इस बार कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, ये सब नाम लिस्ट में हैं जिनको प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल कृष्णा, अगर बात करें तो जो ऐसे कार्यकर्ताओं पर भी जोर दिया जाएगा जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, ऐसे नेताओं पर भी जोर दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसे नामों पर विचार होगा, लेकिन क्योंकि अभी ऐसे बड़े नाम नहीं आए जो बीजेपी से कांग्रेस की ओर आए हों। हालांकि विधानसभा में आए थे वीरेंद्र रघुवंशी, उनको जरूर ग्वालियर अंचल से कहीं ना कहीं से इस बार टिकट दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार 10 से 12 सीटें युवाओं को देने वाली है जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो युवाओं को और सीनियर नेताओं को मिलाकर इस बार 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति यहां पर तय करेगी, 28 सीटों के नामों का पैनल यहां पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है और सभी पार्टी चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार है। ऐसे में राम के भरोसे अब कांग्रेस ने भी नैया पार लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की कोरबा संसदीय सीट हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है और कांग्रेस यहां भाजपा के हर संभावित मुद्दों की काट ढूंढनी शुरू कर दी गई है, जिसमें कि राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे के जवाब में अब यहां कांग्रेस रामचरितमानस और सुंदरकांड का सहारा लेना शुरू कर दिया है। दरअसल कोरबा सांसद ज्योतिषना महंत गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कांग्रेसियों के साथ पेंड्रा के अग्रसेन भवन में बैठक कर रही थी। इसके दौरान ही उनकी गाड़ियों से महंत परिवार के फोटोयुक्त थैलों का वितरण शुरू हुआ, जिसमें कुछ और नहीं बल्कि रामचरितमानस और सुंदरकांड की धार्मिक किताबें रखी गई थी। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ये धार्मिक पुस्तक पॉलिटिक्स कितनी कामयाब हो सकेगी। फिलहाल ये सियासी गलियारों में कांग्रेसियों के इस पुस्तक वितरण की चर्चा जोर शोर से हो रही है। कुछ नहीं, ये कांग्रेस के द्वारा एक रामचरितमानस पुस्तक है। ये हम सब जो कांग्रेस के लोग हैं एक अच्छे विचारों के साथ लोगों को घर घर तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य के साथ माननीय सांसद महोदय और हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी जी के द्वारा जिलाध्यक्ष माननीय उत्तम वासुदेव जी के द्वारा ये पुस्तक हमारे सब कार्यकर्ताओं को दिया गया है। बिना राम के कोई चल नहीं सकता, मेरा ये मानना है। भगवान राम के भरोसे पूरी दुनिया चल रही है। निश्चित तौर पर ये काल्पनिक मानते थे, राम सेतु से लेकर हर मामले में ये होते, लेकिन आज की स्थिति यह बन गई है कि भारत देश, चाहे विश्व की भी हम बात करें, भगवान राम के भरोसे ही चल रहा है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी धर्म के प्रति जागृत होना पड़ेगा, धर्म पर चलना पड़ेगा, तभी इस देश का उनका भी कल्याण हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है और ऐसे में सभी पार्टी चुनावी मैदान में प्रत्याशी
उतारने के लिए तैयार है। ऐसे में राम के भरोसे अब कांग्रेस ने भी नैया पार लगाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की कोरबा संसदीय सीट हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है और कांग्रेस यहां भाजपा के हर संभावित मुद्दों की काट ढूंढनी शुरू कर दिया गया है, जिसमें राम मंदिर, हिंदुत्व के मुद्दों के जवाब में अब यहां कांग्रेस रामचरितमानस और सुंदरकांड का सहारा लेना शुरू कर दिया गया है। तो दरअसल कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कांग्रेसियों के साथ पेंड्रा के अग्रसेन भवन में बैठक कर रही थी। इसके दौरान ही उनकी गाड़ियों से महंत परिवार के फोटो युक्त थैलों का वितरण शुरू हुआ, जिसमें कुछ और नहीं बल्कि श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड की धार्मिक किताबें रखी गई थी। देखने वाली बात यह होगी अब कि कांग्रेस की धार्मिक पुस्तक पॉलिटिक्स कितनी कामयाब हो सकती है और ऐसे में यहां पर फिलहाल तो सियासी गलियारों में कांग्रेसियों के इस पुस्तक वितरण की चर्चा हर जगह पर जोर शोर से की जा रही है। चुनाव की तैयारी, लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब कांग्रेस पार्टी भी नजर आ रही है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी विपत सारथी का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपत, अगर 2000 बात करें 22 जनवरी की, तो कहीं ना कहीं 22 जनवरी का दिन भव्य था, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब कांग्रेस एक तरफ खड़ी हुई थी। तो अब ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी को राम भगवान की याद आने लगी? जी देखिए, अब 2024 लोकसभा की तैयारी छत्तीसगढ़ में जो है शुरू हो गई है। सभी जो है पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसमें जुट गए हैं और यहाँ कोरबा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने भी अपने जो है प्रत्याशी मैदान में उतार दी है और कांग्रेस के बिल चुनावी प्रत्याशी की जो लिस्ट जो है जल्द ही जारी होने वाली है। वहीं कल कांग्रेस की जो है सांसद ज्योत्सना महंत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर पहुंची थी, जहां उन्होंने जो है कांग्रेस के जो एक बैठक में शामिल हुए थे। वहां देखा गया कि ज्योत्सना महंत की गाड़ी से जो है किट निकाल करके बांटा जा रहा है। उस किट में देखा गया कि रामचरितमानस की जो पुस्तकें हैं और यह जो कार्यकर्ताओं को दी जा रही थी। तो कहा यह जाता है कि भाजपा ने जो है ये धार्मिक राजनीति शुरू की थी, भगवान राम की राजनीति शुरू की थी। तो निश्चित ही कांग्रेस में भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस नैया पार लगाने के लिए 2024 की कहीं ना कहीं राम के भरोसे देखी जा रही है। बिल्कुल विपत, यहाँ पर अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आ रही है, हिंदुत्व की राजनीति का सहारा ले रही है। ऐसे में कितनी कामयाब होती हुई नजर आएगी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, कांग्रेस का कहना था कि 75 पार का जो कांग्रेस का स्लोगन था वो 35 से पार नहीं हो सका। ये ज्योत्सना महंत जो कोरबा लोकसभा कांग्रेस की सांसद है उनका कहना था कि 35 पार नहीं हो पाई है। वही भाजपा के द्वारा अभी स्लोगन दिया जा रहा है कि 400 पार का जो नारा है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि खुद की जो है स्वयं की जो उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है उन्होंने वो 35 पार नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार जो है भाजपा 400 पार करने का जो नारा दे रही है, स्लोगन दे रही है, उसमें कामयाब होना जो है मुश्किल बता रही है। वही ज्योत्सना महंत का ये भी कहना था कि राम की जो राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि राम की राजनीति नहीं, कांग्रेस के रग रग में राम बसता है और राम के नाम को लेकर ही कांग्रेस पली बढ़ी है, पैदा हुई है, ऐसा ज्योत्सना महंत सांसद का कहना था। तो निश्चित ही राम की राजनीति अब कितना कारगर होगा कोरबा लोकसभा और छत्तीसगढ़ में, ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल विपत, अगर रणनीति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति इस वक्त क्या नजर आ रही है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रही है? क्या बीजेपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है कोरबा में भी? जी अभी देखा ये जा रहा है कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र में जो है कांग्रेस भाजपा की ही काफी करते हुए दिख रही है, क्योंकि राम का जो मुद्दा पूरे भारत देश में जो चला था उसको लेकर कहीं ना कहीं
नैया पार लगाने कामयाब होने की जो है ये स्थिति में जो कांग्रेस दिख रही है, लेकिन ये नहीं लगता कि राम की नाम की राजनीति करके कांग्रेस का नैया पार हो सकेगा। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रामचरितमानस की किताबें जो हैं कि बांटी जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अब कोरबा में हिंदुत्व का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सहारनपुर नगर से है खबर, जहां पर विधायक एवं पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने समाजवादी पार्टी छोड़कर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इसके बाद आज वे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर कार्य होता है। बिना भेदभाव के डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी उन्हें जिम्मेदारी देगी उसका वह दिल से पालन करेंगे। सनातन धर्म के बारे में अपशब्द और राम का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था और उसी के साथ साथ सबका काम, विकास, सबका विश्वास, इन नीतियों के आधार पर जितनी भी केंद्र और प्रदेश के सरकार के द्वारा गरीब कल्याण योजनाएं चली, उसमें बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सबका सम्मान किया गया। उन तमाम आंकड़ों की तरफ दृष्टिगोचर होते हुए समुचित सेवा के भाव से मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया, जिससे विकास में मैं भी अपने सुझाव और अपनी भूमिका को अदा करने का काम कर सकूं। तो किस तरह से आगे रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव को लेकर? जो भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, हम समर्पित भाव से उसे जिताने का काम करेंगे। जब आप भाजपा ज्वाइन किया उसके बाद से जो है कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सपा के पीठ में हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं लगातार लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ रहा था। जो लोग ये कह रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर देखने की कोशिश करें, कितना लोगों का काम करा पा रहे हैं, किस तरह से सर्व समाज को साथ लेकर चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। दोहरे चरित्र के साथ कभी भी किसी पार्टी के साथ जीना बहुत ही मुश्किल है और ऐसे उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक समुचित मंच तमाम नौजवानों को दिया है, जिसमें बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के हम गैर बराबरी को दूर करते हुए गुर्बत को दूर करने का काम कर सकें। तो लोकसभा चुनाव कितना फायदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इस बार चुनाव में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और इस बार 400 पार जो फैसला और जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है उसे हम सब पूरा। ये थे पूर्व मंत्री संजय गर्ग, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थाम लिया है और साथ ही साथ ये भी बताया पत्रकारों को कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगी उसका वो दिल से पालन करेंगे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।